Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study the third part of life processes, that is respiration. Second part I have already uploaded to my channel. I had covered it in the first lecture जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम था. आज हम थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे जो है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं ग्लूकोज के साथ और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. अब हमारी बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किसके बीच में होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में. हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में रिस्पायर करते हैं और हम एक्सपायर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. यहाँ पे रिस्पायर का मतलब होता है रेस्पिरेशन के थ्रू इनटेक करना, अंदर लेना, और हम इसी को ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं. और एक्सपायर का मतलब होता है बाहर निकालना. तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं. जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है वो दो टाइप के होते हैं. अगर रेस्पिरेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर रेस्पिरेशन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है. जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है वो इथेनॉल और मेनली लैक्टिक एसिड होता है. अब सबसे मेन डिफरेंस है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है. तो इस बात से हम पता कर सकते हैं कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते होंगे क्योंकि उनको कम अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है. देन उसके बाद है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. तो जो ग्लूकोज है वो तीन स्टेप्स में जो है ब्रेक हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि उसको कैसी कंडीशन मिल रही है. ठीक है. जैसे यहाँ पे हम देखते हैं जो ग्लूकोज है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. हम देखते हैं जब हम केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लूकोज का तो लाइन से 6 जो कार्बन की चेन्स होती है. ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में और एनर्जी रिलीज करता है. जब ग्लूकोज ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को. ये हम एज इन ह्यूमंस ये हमारे अंदर होता है. जब ग्लूकोज ब्रेक होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन में, जब ऑक्सीजन की कमी हो, जैसे मसल्स में, हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है तो वहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन होता है? वहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में. देन उसके बाद है ग्लूकोज जब ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो रिलीज करेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. यहाँ पे जो इथेनॉल है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है. ऐसा मेनली ईस्ट में होता है. ये एक एग्जाम्पल है, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. देन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मेनली डिफ्यूजन प्रोसेस से अपने गैसेस को एक्सचेंज करते हैं. फॉर यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं जैसे फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. जो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा जो कि कंटिन्यूसली बॉडी से रिमूव होता जाएगा. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए. फॉर एग्जांपल जो फिशेस है उनके ऊपर जो ऐसा सा बने होते हैं ना, वो उनके गिल्स होते हैं, उसके थ्रू अपना गैसेस एक्सचेंज करती है. ठीक है. फिर यहाँ पे मैंने एक लाइन मेंशन की है जो कि रेट ब्रीथिंग रेट पे डिपेंड है. ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, जो फिशेस है उनको वाटर से ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में मिल रहा है तो उनका जो ब्रीथिंग रेट है वो ज़्यादा होता है. और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास क्या है? लंग्स है गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो स्लो होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर. देन नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं
जो कि अटैच होते हैं सिस्टम ऑफ ट्यूब से। देखो, पेयर ऑफ लंग्स है, ये क्या है, ट्यूब है, ठीक है, जो कि ओपन ओपन हो रही है आउटसाइड एनवायरनमेंट में, जिसको हमने क्या बोल दिया, नॉस्ट्रल। माउथ भी होता है, लेकिन ये जो है ये मेनली हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको यहाँ मेंशन नहीं करते हैं। हम यहाँ बात करते हैं नॉस्ट्रल की, नेजल कैविटी की, ठीक है। जो एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें ये फॉलोइंग जो ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है नेजल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स रीजन आता है, जहाँ पे माउथ वाला जो पैसेज और नेजल कैविटी वाला जो पैसेज है दोनों कंबाइन होते हैं। उसके नीचे होता है लैरिंग्स, जहाँ पे साउंड प्रोडक्शन होता है। उसके बाद होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं। यहाँ पे फिर जो ट्रैकिया है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं ब्रोंकस में, ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड है ब्रोंकियोल में, और जो एंड पार्ट है ब्रोंकियोल का वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एंड होता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। जो मेन साइट ऑफ एक्शन है, सॉरी, जो गैसेस एक्सचेंज का मेन साइट है वो यही है, एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई और ब्लड जो है वो आपस में गैसेस को एक्सचेंज करती है। ये डायफ्राम है, और जिसका जो शेप है वो लंग्स के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है। अब नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले नॉस्ट्रिल आता है। नॉस्ट्रिल क्या करता है, एयर को इनटेक करने में हेल्प करता है। हम हमारी नोज से एयर को इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद आती है नेजल कैविटी। हमारी नेजल कैविटी में बहुत बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस होता है, जो कि इस एयर को डस्ट फ्री कर देता है और डर्ट फ्री कर देता है, मतलब फिल्टरेशन का काम करता है। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों के लिए। लैरिंग्स जो है उसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो ऐसा फ्लैट फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ग्लॉटिस को कवर कर देता है, ताकि फूड की एंट्री जो है वो विंड पाइप में ना हो, वो फूड पाइप में ही जाए। अगर विंड पाइप में चल जाएगा, खाना फंस जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसीलिए विंड पाइप में खाना ना जाए, इसलिए उससे हमको कौन प्रोटेक्ट करता है, एपिग्लॉटिस। उसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो लॉन्ग ट्यूब है, जो मिड थोरेसिक कैविटी से पास होता है। ये फर्दर डिवाइडेड होता है ब्रोंकाई में, और इसी को हम ब्रोंकस भी बोल सकते हैं। फिर ईच ब्रोंकस जो है वो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। एल्वियोलाई जो है वो एंड पॉइंट है ब्रोंक्यूल का, जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस का डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू एल्वियोलाई ब्लड के बीच में। लंग्स जो है, यहाँ पे फिर आता है लंग्स। लंग्स जो है पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, जो कि कवर्ड होते हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्ल्यूरा। अब हमने रेस्पिरेशन की बात कर ली, ऑक्सीजन इनटेक की बात कर ली, लेकिन वो ऑक्सीजन हम इनटेक कैसे करेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग जो है, अगर हम उसको डिफाइन करें तो ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में जो है कंप्लीट होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करना, एक्सहेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करना। देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग 2 स्टेप्स में होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। होता क्या है कि जब भी इनहेलेशन होता है, देखो मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया है, जब भी इनहेलेशन होता है तो ये जो थोरेसिक कैविटी आपको दिख रही है ना, मैंने ये थोड़ा सा ऐसा उल्टा बना दिया, ऐसे क्रॉस। देखो यहाँ पे, देखो इनहेलेशन, यहाँ पे जब इनहेलेशन हो रहा है, एयर जब अंदर मूव कर रही है, तो क्या हो रहा है, ये जो थोरेसिक कैविटी वो एक्सपांड हो रही है, इसका जो साइज है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक इन बलून, आप जब बलून में एयर भर देते हो, एयर फिल करते हो, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, वो फूल जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, जब हमने एयर को इनहेल किया तो हमारे जो लंग्स है, थोरेसिक कैविटी, उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है, और जो रिब्स है वो बाहर की तरफ मूव करने लगती है, और साइज बढ़ने की वजह से जो डायफ्राम है वो भी नीचे डाउन साइड में जो है वो मूव करता है। देन एक्सहेलेशन में क्या होगा, जब हम एयर को हमारी बॉडी से एक्सेल कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। इसमें जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब हम बलून में से जैसे हमने हवा निकाली तो उसका साइज जो है छोटा हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, जब एयर
बाहर की तरफ मूव कर रही है, तो इसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया। जो डायफ्राम था वो वापस से ऊपर मूव हो गया, ठीक है, और जो रिब्स है वो भी अंदर की साइड मूव हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इनहेलेशन में जो वॉल्यूम है लंग्स का वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उसमें एयर एंटर हो गई है। और यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम जो है लंग्स का वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जो एयर इसके अंदर थी वो अब एक्सेल हो रही है, बाहर जा रही है। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई, ब्लड एंड टिश्यू। एयर रिच इन ऑक्सीजन रीचेस ब्लड। क्या हुआ, जब हमने इन्हेलेशन किया तो जो एयर हमारे अंदर गई उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट था, वो पहुंच गया हमारे ब्लड के साथ, ब्लड में। अब वो ब्लड में क्या होगा, हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन उससे बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है टिश्यूज में उसके पास जाके। मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है ना आरबीसी का, ये बस इसका ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है कि लंग्स से जो ऑक्सीजन को है वो लेके कौन जाएगा टिश्यूज तक, ये हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब टिश्यूज ने क्या किया, अपनी जो भी प्रोसेस थी, केमिकल रिएक्शन थी वो कर ली और उन्होंने अपना बाय प्रोडक्ट क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर देंगे वापस से ब्लड में, डिजोल्व फॉर्म में वो रहती है। ब्लड वेसल ने उसको ले लिया और ये जो ब्लड क्या बन गया, डीऑक्सीजनेटेड। और ये अब वापस कहाँ चले जाएंगे, उस एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई को वापस दे देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और उससे ले लेंगे ऑक्सीजन। और फिर जो हमारी एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आया है हम उसको बाहर रिमूव कर देंगे। ये जो प्रोसेस है ये ब्रीथिंग की और रेस्पिरेशन की यहाँ पे ख़त्म होती है ह्यूमंस में। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो हम प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो गैसेस एक्सचेंज है प्लांट्स में वो स्टोमेटा के थ्रू होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स जो कि स्वेल हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं, जहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो उनका एक्सचेंज होता है। फिर स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं। फिर जो रूट की जो जनरल सरफेस होती है वहाँ से भी जो है गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो सकता है। तो यहाँ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या आप कमेंट बॉक्स में भी अपने जो भी क्वेरीज है वो वहाँ पे पुट कर सकते हैं। थैंक यू।